बच्चों इस बात को जरा समझते हैं। फ्रेम फ्रेम याद है ना, जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप फ्रेम बदल दीजिएगा ना तो आपका वर्क डन बदल जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यदि हम फ्रेम बदलते हैं अदर देन ग्राउंड, ग्राउंड को तो हम रुका हुआ मानते हैं ना, तो उसके अलावा कोई अगर कहीं और से देख रहे होंगे ना, तो जिसको हम वॉच कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वर्क में भी क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए मान लीजिए आपका एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, इसको कहिए आप ऑब्जर्वर नंबर 1, और एक एलिवेटर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पर एक फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल। एक और ऑब्जर्वर है जो कि एलिवेटर के अंदर, इसका नाम है 2, ठीक है ना। और एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ गया, हम मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, तो ये ग्राउंड से दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, ठीक है। तो आप निकालेंगे, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ और एंगल बन रहा है 0, तो नॉर्मल इंटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगर यही वर्क बाय नॉर्मल आपको ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़े तो आप क्या देखेंगे, नॉर्मल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है भाई, तो वर्डन सीधे कितना आ जाएगा, 0। तो वही मैं बता रहा था कि अगर आप फ्रेम बदल देते हैं ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, चेंज हो जाता है, इसलिए आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसी में चाहे तो ग्रेविटी का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे वर्डन बाय ग्रेविटी इन केस 1। तो देखो ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगता होगा भाई, नीचे लगेगा, ठीक है। तो mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, cos पाई। ये किसके रिस्पेक्ट में, 1 वाले के रिस्पेक्ट में। अगर यही वर्डन बाय ग्रेविटी आप निकालने चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, ये जो अंदर बैठा है बंदा, इसके लिए तो चल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर वर्डन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया, वर्डन जो है बच्चों वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। फ्रेम पे फ्रेम बदल दीजिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है बदल जाएगा, इसलिए वर्क डन भी चेंज हो जाता है जी, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब आपको ग्राफिकल मीनिंग बताते हैं, देखिए एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल क्या होता है, वर्क होता है जी। देखिए कैसे, मान लीजिए ये फोर्स है, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लो ये फोर्स है, ठीक है ना, कांस्टेंट है क्योंकि बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x1, यहाँ पे x2, ये एरिया बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ फोर्स का वैल्यू f मान लो, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा फोर्स इंटू x2 माइनस x1, यानी f इंटू डेल्टा x। अब बताओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था जी, वर्क ना था, तो वही तो बताए हैं हम, ठीक है। अब देखो मान लो तुम्हारा फोर्स वेरिएबल रहता, ठीक है ना, मान लो ऐसा कुछ रहता तो भी कोई इशू नहीं है, ये एरिया निकालना है हमको, ठीक है, ये टोटल एरिया हमको निकालना है। मान लो एक छोटा सा एरिया यहाँ से ले लो, इसको dx कह सकते हो ना, x1 से x2, तो इसका एरिया खाली बताओ। ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल। किसी इंस्टेंट पे मान लो इसका वैल्यू क्या है, f है, ठीक है। तो वर्क डन का छोटा सा अमाउंट आएगा f इंटू डी एस, अब कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है cos 0, ठीक ना। अब टोटल वर्डन चाहिए तो क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करो, तो टोटल वर्डन क्या आ जाएगा, f
ds, लिमिट डाल दो x1 से x2, ठीक है, हो जाएगा। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है वो वर्डन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। मान लो ऐसा कुछ है, तो ऊपर का एरिया क्या लेना, पॉजिटिव, और नीचे का एरिया क्या लेना, निगेटिव लेना। ऊपर का एरिया क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे का एरिया क्या होता है, निगेटिव। तो टोटल वर्डन कहेगा तो साइन के साथ लेना, ठीक है ना। चलो नोट कर लो। अब आपको पढ़ाते हैं हम वर्क डन बाय स्प्रिंग, और उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं स्प्रिंग फोर्स। मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, तो इसमें क्या है, कोई एक्सटेंशन नहीं है या कोई कंप्रेशन भी नहीं है। तो हम लिख रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अब क्या करो, स्प्रिंगवा को स्ट्रेच कर दो। तो स्ट्रेच कर दिए, तो अब इसमें क्या आ गया, कुछ एक्सटेंशन आ गया ना, है कि नहीं। तो अभी होता क्या है, इस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप करता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्स जितना ज्यादा बढ़ाओगे स्प्रिंग उतना, ये तो सिंपल सी बात है, अगर स्प्रिंग से कभी खेले होगे, स्प्रिंग को तुम जितना ज्यादा खींचोगे ना, स्प्रिंग तुम पे उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तुम फील करोगे, तुम जितना ज्यादा खींचना चाह रहे हो उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब जितना एक्स बढ़ता है उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड भी स्प्रिंग के अंदर बढ़ता है, और बाहर से हमको ही बढ़ाना पड़ जाता है कि नहीं। तो स्प्रिंग का फोर्स एक्स के बढ़ने पे बढ़ता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है, हमेशा वो इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, एक्स बराबर 0 की तरफ, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है बच्चों, ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, या इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा इसी पॉइंट की तरफ लगते रहेगा। तो ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीन पोजीशन, एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में यदि आप कहिएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा क्या रहता है, प्रोपोर्शनल। तो स्प्रिंग फोर्स को अगर वेक्टर में लिखूं तो लिखना पड़ेगा प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, के। तो ये माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, और प्रोपोर्शनल भी है। के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। आप लोग जानते हैं स्प्रिंग का नाम स्लिंकी भी होता है, स्प्रिंग को स्लिंकी भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। के के बारे में जान लो। के का अगर यूनिट चाहिए तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, देख लो। मैग्नीट्यूड में अगर इसी बात को लिखोगे, ये देखो ये स्टिल वेक्टर फॉर्म ही है, क्योंकि ये माइनस साइन क्या बतलाता है, डायरेक्शन। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म ऐसे होगा, ये मैग्नीट्यूड वाला हुआ, मैग्नीट्यूड या स्केलर फॉर्म। इसी से हम
एक्स का देखो के का एक्चुअली यूनिट और डायमेंशन लिख देंगे, यूनिट लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखो किसी स्टैंड पे समझना स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, ये स्प्रिंग फोर्स है, इसको एसपी कर दे रहे हैं, एसपी मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और बाहर से क्या लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो किसी स्टैंड पे ये वाला फोर्स इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम समझ लो, एट इक्विलिब्रियम मान लो जब यहाँ पर जाके ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो उस समय इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, बीच में नहीं है, आगे है। बीच में भी होगा क्योंकि जब x बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो स्प्रिंग फोर्स 0, ये भी 0, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम कहीं राइट साइड में है, एट इक्विलिब्रियम राइट साइड बोल रहा हूँ, राइट साइड। एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड एफ स्प्रिंग के बराबर होगा, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर हो जाएगा, के एक्स के बराबर, ठीक है ना। अब देखो सोचने की बात है, मान लो इसी स्प्रिंग को लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्रेस कर देते, तब भी देखो ऐसा ही होता, डिस्प्लेसमेंट रहता लेफ्ट में और स्प्रिंग फोर्स लगते रहता राइट में, ठीक है ना। फार्मूला वगैरह सेम ऐसे ही रह जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, कहोगे तो वो भी बता देंगे, नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखिए मान लीजिए अगर इसी स्प्रिंग को इस तरफ कंप्रेस कर दिया जाता तो डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव आ जाता। ऐसे केस में स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगते रहता, राइट में, और एफ एक्सटर्नल कहाँ लगते रहता, लेफ्ट में, ठीक है ना। तो फिर से वही लिखते, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के ऑफ माइनस एक्स, दैट इज ये क्या आ जाता, प्लस के एक्स आ जाता, ठीक है ना। इन सब से बचने के लिए आप डायरेक्ट यही लिख लीजिए, माइनस के एक्स वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो भाई ऑलवेज क्या रहेगा, के इंटू एक्स, ठीक है। जब हम कहाँ पर पहुंचेंगे, लेफ्ट साइड के इक्विलिब्रियम पे, जब दोनों फोर्सेज क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखिए एक बात समझिएगा, अभी बताए थे ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा करता क्या है, हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा लगता है, ठीक है ना। और स्प्रिंग फोर्स का आपको हम बता चुके हैं भाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, के एक्स होता है, तो बस निकाल लो। ये वेरिएबल फोर्स है, ये कोनो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस पाई होगा, क्यों, देख लो डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो फोर्स कहाँ है, लेफ्ट में है, ठीक ना। ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स, एच डी एक्स का इंटीग्रल जानते हो ना, एक्स स्क्वायर बाई 2,
ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अगर यहां से यहां लेके आओगे सपोज, तो फिर उसका वर्डन पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्शन का बात है खाली, ठीक है ना। इसमें इनिशियल क्या था, x का वैल्यू 0, अब फाइनली x का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। इनिशियली x का वैल्यू क्या था 0, अब फाइनली x का वैल्यू क्या है, x है। ये बेसिकली हो क्या रहा है, इलोंगेशन। उल्टा सोचो, ऐसा भी हो सकता था कि अगर रीस्टोर करें, रीस्टोर समझते हो, जैसा था वैसा हो जाए, नेचुरल स्टेट में आना। रिस्टोरेशन का मतलब टू कम बैक इन नेचुरल स्टेट। अगर ऐसा होता हम यही चीज वाली लिख देते डायरेक्ट, लेकिन वहां पे ध्यान रखते कि एंगल 0 बनेगा क्या। उस केस में क्या होगा, जैसे यहां पहुंच गया, अभी लौट के इधर आ रहा है, तो लौट के इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा और फोर्स भी इधर होगा, तो cos 0 कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये पहला वाला कब, जब इसको इसके नेचुरल स्टेट से दूर ले जा रहे हो, इलोंगेशन में भी काम करेगा, ठीक है ना। इवन कंप्रेस कर दोगे तब भी काम करेगा। तो इलोंगेट करना या कंप्रेस करना, इसका मतलब हो गया आप इसको बिगाड़ रहे हैं। तो बिगाड़ने को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। शेप एंड साइज को बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन जब भी कीजिएगा तो वर्डन नेगेटिव आएगा, और डिफॉर्मेशन से वापस अगर अपने रिस्टोर करेगा शेप एंड साइज को, तो वो पॉजिटिव वर्क कर लेगा, ठीक है ना। नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं वर्क, तो बहुत कुछ पढ़ा दिए। अच्छा, एक और वर्क याद आ रहा है, मस्क्यूलर वाला, ठीक है ना। वर्क डन बाय मस्क्यूलर फोर्स। देखो, हम लोग कुछ भी अगर करते हैं ना, हाथ पैर अगर हिलाते हैं, बॉडी का मूवमेंट करते हैं, तो हमारा मसल्स हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है, हमेशा, ठीक है ना। तो वर्डन बाय मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। तो आवर मसल डज पॉजिटिव वर्क इन मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट। बॉडी या बॉडी पार्ट के मूवमेंट में बच्चों हमेशा मसल्स पॉजिटिव वर्क करता है। एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे मान लो अगर आपको ना सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है, तो सीढ़ी चढ़ते वक्त ध्यान रखना, होता क्या है, एक पैर जो है ना वो सीढ़ी पे रहता है और बाकी बॉडी कहाँ रहता है, हवा में रहता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपका पैर कांटेक्ट में है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और क्या लग रहा होगा, mg। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना हो रहा है, 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट लिखा हुआ ये इज 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल या mg यहां पे कितना होगा, 0। तो कौन है जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ जा पा रहे हैं, तो हमारा मसल्स है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आवर मसल्स डज पॉजिटिव वर्क इन लिफ्टिंग अप ऑन स्टेयर। सीढ़ियों के ऊपर जो हम चढ़ते हैं ना, लिफ्टिंग अप ऑन स्टेयर, तो हमारा मसल्स जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है, ठीक है, ऊपर चढ़ाने में। दूसरा, जब आप वॉक कर रहे होते हैं, तो वॉक कर रहे होते हैं ना, उस समय भी देखो क्या होता है ना कि एक पैर हवा में रहता है और बाकी बड़ी जमीन पे रहता है। मान लो ये पैर कांटेक्ट में है, बाकी बड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है, मान लो, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये जो पैर कांटेक्ट में होता है ना, वहां पे लग रहा होता है एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल और एक mg। जो पॉइंट कांटेक्ट में रहता है ना जमीन से या रोड से, उसका डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 रहेगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। यहाँ पे वर्डन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन और mg सब 0 हो जाएगा। वर्डन बाय नॉर्मल 0, वर्डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0, वर्डन बाय ग्रेविटी सब 0। तो भाई कौन हमको चलवा रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है चलने के लिए? तो बच्चों ऐसा है कि हमारा मसल्स पॉजिटिव वर्क करता है इसको चलाने में हम लोग को, ठीक है ना। तो आवर मसल्स डज पॉजिटिव वर्क इन, वॉक करो या रन करो, ठीक है, ओके ना। तो इसमें हमारे मसल्स का रोल प्ले होता है जिससे कि हम चल पाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।